लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 8 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो सबसे पहले हम वेदर के बारे में पढ़ेंगे। वेदर क्या होता है? जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं आसपास, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो आसपास होते हैं, जिसमें चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन सनशाइन या कभी रेनफॉल या कभी कुछ, उसको हम कहते हैं वेदर। ठीक है। ब्रॉडली इंडिया में 4 टाइप के वेदर होते हैं। जो दिसंबर से फरवरी, उसको हम विंटर कहते हैं, कोल्ड वेदर सीज़न। मार्च से मई, समर, हॉट वेदर सीज़न। और जून से सितंबर रेनी सीज़न होता है, साउथ वेस्ट मानसून सीज़न। और अक्टूबर और नवंबर में ऑटम सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। तो विंटर सीज़न में जो सन रेज़ हैं वो डायरेक्टली किसी भी रीजन पे नहीं आती है इंडिया में, तो टेम्परेचर जो है जनरली नॉर्दर्न इंडिया में कम होते हैं। हॉट वेदर सीज़न या समर जो है, वहाँ पर जो सन रेज़ हैं वो लेस डायरेक्टली होती है, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, बट जो टेम्परेचर है वो ओवरऑल हाई ही रहता है। तो हॉट एंड ड्राई विंड्स जो हैं वो भी ड्यूरिंग द डे यहाँ पर ब्लो होती हैं, और उन हॉट ड्राई विंड्स को हम कहते हैं लू। फाइन। जो रेनी सीज़न है वहाँ पे जनरली मानसून यानी कि बारिश होती है। जो विंड्स अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल है, वहाँ से विंड्स जो हैं ब्लो होकर आपके लैंड एरिया पे आती है, वो मॉइस्चर कैरी करती हैं। और जब ये मॉइस्चर लेडन विंड्स जो हैं माउंटेन बैरियर्स पे स्ट्राइक करती हैं, तब रेनफॉल आ जाती है, रेनफॉल अकर करती है। फाइन। नेक्स्ट सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून्स या ऑटम। जब विंड इंडियन की लैंड से यानी कि मेन लैंड से वापस से बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव करती है, उसको हम कहते हैं सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून्स। सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश है, पर्टिकुलरली इस टाइम पे यहाँ पर रेनफॉल आती है, क्योंकि मेन लैंड से जो विंड्स हैं वो वापस से सी की तरफ जा रही हैं। ठीक है। क्लाइमेट क्या होता है? बट देखो, वेदर तो ये हो गया कि किसी दिन आज सर्दी है या कल बारिश आ गई या कल थोड़ी कम सर्दी हो गई, राइट। या समर्स में आज ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी है, अगले दिन थोड़ी बियरेबल गर्मी है। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो तो वेदर हो गया। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? जो एवरेज वेदर होता है बहुत सालों तक, और ये बहुत साल जनरली हम 30 से 35 साल के बीच का ड्यूरेशन देखते हैं। ठीक है। तो क्लाइमेट जो है इंडिया का वो मानसून टाइप क्लाइमेट ही डिक्लेयर करा गया है, यानी कि जो एवरेज वेदर कंडीशंस इंडिया की हैं 30 से 35 साल के बीच में, वो जनरली देखी गई है कि मैक्सिमम मानसून यहाँ पर था। तो इसलिए जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मानसून टाइप क्लाइमेट ही डिक्लेयर करा हुआ है। ठीक है। मानसून जो है वो वर्ड कहाँ से आया? अरेबिक वर्ड है मौसम, जिसका मतलब होता है सीज़न, वहाँ से मानसून वर्ड आया है। इंडिया की लोकेशन जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में है, तो इसलिए जो रेन हमारे यहाँ पर है वो जनरली मानसून विंड्स ही लेके आती हैं, और एग्रीकल्चर जो इंडिया में है वो इसी रेन पर डिपेंडेंट रहता है। और जो गुड मानसून्स अगर आ गई तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं वो बहुत अच्छी हो गई, और अगर रेनफॉल अच्छी नहीं हुई तो क्रॉप्स की जो कंडीशन है, एग्रीकल्चर की जो कंडीशन है वो भी डिग्रेड हो जाती है। अब जो क्लाइमेट है एक प्लेस का वो जनरली एवरेज वेदर होता है 30 से 35 साल के ड्यूरेशन के बीच में। तो क्लाइमेट अफेक्ट कैसे होता है एक प्लेस का? उसकी लोकेशन कहाँ है, ऑल्टीट्यूड क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी क्या है, और क्या वहाँ पे रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं। तो अगर हम इंडिया में देखें तो अलग अलग टाइप के रीजन्स हैं, यहाँ पर अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, इसलिए जो क्लाइमेट है वो काफ़ी जगह पे वेराई करता है। रीजनल डिफरेंसेस वेदर में, क्लाइमेट में यहाँ इंडिया में मिल जाते हैं। झारखंड एंड जैसलमेर को देखोगे तो डेजर्ट एरिया है बिल्कुल राजस्थान का, तो उधर बहुत गर्म इलाके हैं उस साइड पे। और अगर आप कारगिल और द्रास रीजन देखोगे, लद्दाख ऊपर जम्मू कश्मीर के साइड में जो है, वो बिल्कुल फ्रीजिंग कोल्ड एरिया रहेगा। कोस्टल प्लेन्स देखोगे फिर मुंबई और कोलकाता, तो वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट्स है, क्योंकि वो सी के पास है, तो इसलिए जो है हॉट विंड्स यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं होती है। इधर इतना ज़्यादा हॉट भी नहीं होता, इतना ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट भी यहाँ पर नहीं होता, बिकॉज कोस्ट के पास है। लेकिन कोस्ट के पास है तो इसलिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, क्योंकि मॉइस्चर जो है एयर में वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। मेघालय में जो मैसूरम जगह है वहाँ पर हाईएस्ट, वर्ल्ड की जो हाईएस्ट रेनफॉल है वो रिकॉर्ड करी गई है। लेकिन इंडिया में यही है, और इंडिया में ही जैसलमेर है, वहाँ पर आप देखो तो बारिश एक साल लगातार आई नहीं है। तो ये डिफरेंस, रीजनल डिफरेंसेस आप लोग देख सकते हो एक जगह पर कैसे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेचुरल वेजिटेशन। तो अगर आप अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारे प्लांट्स आपको दिखते होंगे, ग्रीन ग्रासेस दिखती होंगी, कुछ छोटे छोटे प्लांट्स भी दिखते होंगे जो कि ट्री नहीं होते, एक्चुअली बिल्कुल छोटे से प्लांट्स होते हैं, उनको हम बुशेस कहते हैं। और कुछ श्रब्स होते हैं जो कैक्टस या फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे रोज़ का फ्लावर हो गया, वो श्रब्स होते हैं। इनके अलावा, बुशेस और श्रब्स के अलावा बहुत लंबे लंबे पेड़ भी आसपास होते हैं, नीम, मैंगो या पाम के आसपास होते हैं। तो जो ग्रासेस हैं, श्रब्स हैं, ट्रीज़ हैं, जो कि अपनी खुद की उससे उगते हैं, मतलब कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है या कोई भी ह्यूमन हेल्प नहीं है, जो नेचुरली उगते हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इंडिया में भी पाई जाती है बिकॉज ऑफ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। डिफरेंट क्लाइमेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट जो
क्रॉप्स हैं वो उगती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज़ जो हैं वो उगते हैं। जैसे जो कैक्टस है वो जनरली आपका ड्राई एरियाज़ में ही उगता है ना। वाई? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो इंडिया में वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है क्योंकि वेराइड क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी। तो जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं जो हम लोग ब्रीथ करते हैं, और प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो डेफिनेटली ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी अर्थ के सरफेस पर, और जो प्लांट की रूट्स हैं वो सॉइल को बाइंड टुगेदर करे रखती हैं, तो जो सॉइल इरोजन के चांसेस हैं वो भी बहुत कम रहेंगे, तो फर्टिलिटी मेंटेन रहती है सॉइल की। फॉरेस्ट जो है वो हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, जो कि फर्नीचर, फ्यूल वुड, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, लैक, हनी गम। टिम्बर यूज़ होता है फर्नीचर, फ्यूल और वुड के लिए। फॉडर भी प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट में, मेडिसिनल प्लांट्स भी प्रोवाइड करते हैं, और हर्ब्स जो हैं बाकी वो भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ का, कि वहाँ पर जो है बहुत सारे एनिमल्स जनरली पाए जाते हैं फॉरेस्ट में ही। तो नेचुरल वेजिटेशन जो है वो पिछले कुछ डिकेड से जो है बिल्कुल ही डिटोरिएट हो रही है, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, राइट। रेकलेस कटिंग ऑफ ट्रीज़ की वजह से जो नेचुरल वेजिटेशन है वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय होती जा रही है। हमें एफॉरेस्टेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए, रीफॉरेस्टेशन प्रैक्टिस चाहिए, यानी कि और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए, और इवन लोगों को जो है अवेयर करना चाहिए कि ट्रीज़ की क्या इंपॉर्टेंट है। कुछ प्रोग्राम्स भी जैसे हैं वन महोत्सव, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करा जाता है ट्रीज़ को उगाने के लिए, जिससे कि अर्थ को हम और ज़्यादा ग्रीन बना सकें। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पिक्चर विच कैन ईजीली, आप देख सकते हैं इस पिक्चर से ही सिर्फ कि जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए कितने नेसेसरी है। अब वाइल्ड लाइफ क्या है? फॉरेस्ट जो है वहाँ पे बहुत वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ मिल जाती है, थाउजेंड ऑफ स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स और लार्ज वैराइटीज़ ऑफ रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वर्म्स, जो कि फॉरेस्ट में ही रहते हैं। वो इसलिए फॉरेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, जो कि वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री से मिल जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर्स को सेव करने के लिए हम चलाते हैं। गिर फॉरेस्ट गुजरात में, एशियाटिक लॉयंस मिल जाते हैं। एलिफेंट्स और वन हॉर्न राइनोसोरस जो हैं वो आपको आसाम में मिल जाएंगे। एलिफेंट्स केरल और कर्नाटका में मिलते हैं। कैमल्स और वाइल्ड एसेस जो हैं दे आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड रन ऑफ कच्छ रिस्पेक्टिवली। वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड्स, बियर्स हिमालयन रीजन में मिलते हैं, और कुछ और एनिमल्स हैं जैसे मंकी, वुल्फ, जैकल, नीलगाय, चीतल, ये वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री में मिल जाते हैं। तो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये पाए जाते हैं, जैसे कि जो आपके वाइल्ड गोट्स हैं ये हिमालयन रीजन में मिलते हैं, बिकॉज वो वहीं सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। कैमल्स हैं वो जनरली डेजर्ट्स में ही मिलते हैं क्योंकि वो वहीं सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंडिया जो है वो बर्ड लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा रिच है। पिकॉक जो है हमारी नेशनल बर्ड है। अदर बर्ड्स भी यहाँ पे मिलती हैं, जैसे कि पैरट्स, पिजन्स, कीज़, बुलबुल, डक्स। सेवरल बर्ड सेंचुरीज़ भी हमने यहाँ पर बना रखी हैं, जो कि बर्ड की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हंटर्स से। सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ स्नैक्स भी इंडिया में मिलते हैं, कॉबराज हो गए, राइट। और ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और हंटिंग की वजह से जो स्पीशीज़ हैं वो बहुत डिक्लाइन हो रही है। बहुत सारी स्पीशीज़ तो एक्सटेंट भी हो रही हैं, आज भी बहुत सारी स्पीशीज़ एंडेंजर्ड कैटेगरी में भी आती हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम नेशनल सेंचुरीज़ और बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो हैं क्रिएट करे गए हैं। गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट भी स्टार्ट करा हुआ है इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप भी इसमें वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सकते हैं। ऐसी चीज़ें खरीदिए जो कि एनिमल की स्किन से, एनिमल की बोन्स से ना बनी हो। और एवरी ईयर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हम वाइल्ड लाइफ वीक भी सेलिब्रेट करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, जैसे कि हम जो एनिमल किंगडम है उनके हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए अवेयरनेस को फैलाते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं जनरली। ये बॉक्स में माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में दे रखा है। माइग्रेटरी बर्ड्स वो होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं। तो इंडिया में भी काफ़ी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, अब नहीं आ रही हैं बिकॉज़ वाइल्ड लाइफ जो है उनके लिए स्पेस ही वहाँ पर नहीं है, यानी कि जो हमारा फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो यू शुड सेव द फॉरेस्ट्स।